नमस्कार, इलेक्शन कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार सिंह। कुछ दिनों बाद मेरी फिर से वापसी हुई है। मेहमान वही हैं, जबकि मेरी वापसी हुई है। सुमित सर तभी ठीक है आपकी। एकदम बढ़िया है सर। अब आप सुमित सर, बाबा, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। दर्शकों से हम बता दें कि आज हम बातचीत करने वाले हैं तमिलनाडु की, क्योंकि बीजेपी का जो मेन फोकस है इस बार तमिलनाडु का है। साउथ पुश बीजेपी बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि 400 जो नंबर है उसमें साउथ का एक बड़ा योगदान होने वाला है। और कहा भी जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बाकी नेता साउथ को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आज हम साउथ में खासकर तमिलनाडु के लिए से बात कर रहे हैं, कि दो इशू है। एक तो प्रधानमंत्री ने पहली बार, शायद मैं संभवतः पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव का आगाज़ करते हुए सबसे पहले किसी तमिल चैनल को इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया ताकि वो एक टोन फिक्स करने की कोशिश थी। उन्होंने उसी वेशभूषा में पहन के इंटरव्यू दिया जो तमिल में लोग पहनते भी हैं। और दूसरा है कच्चा दीवू द्वीप की बात जो प्रधानमंत्री ने उठाई है। उन्होंने कहा है कि ये द्वीप कांग्रेस सरकार ने श्रीलंका को उपहार में दे दिया था, इंदिरा गांधी ने। तो कांग्रेस पर विश्वास देश नहीं कर सकता और हम लोग इसको लेकर क्रोधित हैं। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी है कि प्रधानमंत्री ने ये बात 23 में, पिछले साल ही संसद में भी उठाई थी। और उससे पहले उन्हीं की सरकार ने 2015 में एक बयान में कहा था कि ये कच्चा द्वीप जो है हमारी मतलब भारत सरकार ने श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया। तो उनका जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा कि रिवीलिंग फैक्ट्स, तो रिवीलिंग फैक्ट क्या है वो प्रधानमंत्री अच्छे से बता पाएंगे। सुमित सर, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे जनता को भी थोड़ा कम जानकारी है, खासकर हम लोगों को भी कम जानकारी थी, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। हम देख रहे हैं कि साउथ, खासकर तमिलनाडु को बीजेपी बहुत फोकस कर रही है। चाहे अन्नामलाई ने आरटीआई फाइल किया, एक आरटीआई का रिप्लाई आता है, प्रधानमंत्री उस पर तुरंत ट्वीट, एक खबर बनती है, खबर को ट्वीट करते हैं और फिर पूरी विपक्ष जो है बैकफुट पे आ जाता है, खासकर कांग्रेस और डीएमके, क्योंकि इन दोनों के ही वहाँ पे दाव लगा, क्योंकि 39 सीटें उन्होंने जीती है। आपको लगता है कि ये जो सारी कवायद की जा रही है, चाहे एक इंटरव्यू देना, सबसे पहले तमिल चैनल को स्टार्ट करना, चाहे ये मुद्दे की शुरुआत करना, आपको ये नज़र आता है कि 400 पुश में जो योगदान है तमिलनाडु का, जो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 6 से 8 सीटें जो गेन करने की, वो इसी कवायद के जरिए है, या आपको पीछे और क्या नज़र आता है इसके पीछे की पॉलिटिक्स? आप राजनीति पे बात करना चाहते हैं, विषय पर नहीं। कच्चा थी वो क्या है, कहाँ है, क्या मैं विवाद है? जानना चाहता हूँ। मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। कच्चा थी वो है, कच्चा थी वो है, क्या है? मुझे उच्चारण माफ कीजिएगा, मुझे नहीं है, मैंने कभी सुना भी नहीं है। आप पहले इसके बारे में दर्शकों को बताएं। अच्छा, बहुत लोग इसको इसके बारे में जानने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ जो मैं पढ़ा मैंने, मैं बता देता हूँ। नाम को उच्चारण करने में हो सकता है हमसे गलती हो रही है, हम नॉर्थ इंडियन है। वो कच्चा थीवू है, कच्च थीवू है, कच्च दीवू है, इस पर कंफ्यूजन है। पर अखबार जो लिख रहे हैं हिंदी के तमाम वेबसाइट्स, वो कच्चा थीवू लिख रही हैं, थ लिख रहे हैं, द नहीं लिख रहे हैं। तो लेट्स टेक इट एज अ कच्चा थीवू। तो कच्चा थीवू एक ऐसी जगह है, भारत से और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड है। और भारत से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत की बाउंड्री रामेश्वरम से 19 किलोमीटर की दूरी है टुवर्ड्स जाफना की तरफ, जो पाक स्टेट जहाँ पर है ना, उस तरफ जब जाते हैं। ये हमेशा से विवाद में रहा। श्रीलंका के लोग और हिंदुस्तान के लोग इस पर, दोनों तरफ के पक्ष के लोग अपना अपना दावा करते रहे। 1902 तक जो रामनाथपुरम, रामेश्वरम जो हो गया है, रामनाथपुरम में जो डायनेस्टी थी, उनका साम्राज्य था, उसका वहाँ पर उस पर कब्जा रहा, राजा का शासन रहा। 1913 आते आते जब अंग्रेज़ आने शुरू हो गए देश में, अंग्रेज़ों के साथ रामेश्वरम, रामनाथपुरम के लोगों का समझौता हुआ। और उस समझौते में ये हुआ कि भारत सरकार इस टेरिटरी को देखेगी। अंग्रेज़ श्रीलंका में भी थे, अंग्रेज़ यहाँ भी थे। तो उन अंग्रेज़ों के बीच हो सकता है कोई सहमति उस दौर में बनी हो कि ये हिस्सा जो है भारत के पास चला जाए। इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इतनी है कि उसके आसपास फिशिंग होती है, मछली पालन के लिए, मछली पकड़ने के लिए बड़ी अच्छी जगह है वो। और अपने मछुआरे तमिलनाडु के हों, श्रीलंका के जो मछुआरे हैं जाफना के, वो भी इधर आके फिशिंग करते हैं, वो उसकी इम्पोर्टेंस है। 1974 में एक समझौता होता है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी अपने यहाँ, और वहाँ पे श्रीमती भंडार नायके जी थी। उन दोनों के बीच समझौता होता है। तब तक ये विवाद बढ़ चुका था, आज़ाद हो चुके थे हम 47 में, अब मैं 74 की बात कर रहा हूँ। और दोनों तरफ से विवाद रहता था, इनके मछुआरे जाएँ तो वो उनको भगा दें, उनके मछुआरे आएँ तो वो उनको पकड़ लें। तो ये कंट्रोवर्सी रहती थी। द्वीप पे कोई रहता वहता नहीं था। द्वीप में वॉल्केनो डिस्टर्बेंसेस काफ़ी थे, तो बहुत बड़ी आबादी नहीं थी।
एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक तो फिशरीज़ के लिए वो काफ़ी अच्छा था, और दूसरा वहाँ पे एक चर्च थी, सेंट एंथोनीज चर्च, जो आज भी है, जिस पर अभी तक वहाँ पे हिंदुस्तान के तमाम जो क्रिश्चियंस हैं जो रामेश्वरम में रहते हैं वो जाते हैं, साल में एक बार कोई आयोजन होता है बेकायदा। अच्छा, ईस्टर पे, हाँ ईस्टर पे जाता है। हाँ, जो वो जो समझौते का हिस्सा था, मैं समझौता भी पे आया नहीं हूँ मैं, जब मैं आऊँगा 74 पे तो आपको समझाऊंगा मैं क्या समझौता था। आप नहीं, लंबी नहीं है, मैं बिल्कुल कट पे आ गया हूँ, कुछ कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है, उसके बाद चर्चा स्थापित हो जाएगी। 1974 में समझौता हुआ, भारत ने खुशी खुशी अपना द्वीप जो अंग्रेज़ हमको दे के चले गए थे, भारत सरकार ने श्रीलंका के हवाले कर दिया, लेकिन इसके साथ एक समझौता भी किया। उस समझौते में 3 चीज़ें थी। पहली कि उस चर्च पे जाकर पूजा पाठ जो क्रिश्चियंस जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उस पर रोक टोक नहीं होगी, और जो वहाँ जाएगा उसको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जो भारतीय मछुआरे हैं उस पानी में जाके अपनी फ़िशिंग कर सकते हैं, और अपना जो जाल है, जो मछुआरों का जाल होता है जिसको सुखाना पड़ता है, वो उस पर फैला के सुखा सकते हैं। मतलब उस द्वीप पर आप एक्सेस कर सकते हैं और उसमें आप कब्ज़ा नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो वाटर का शिप का जो मूवमेंट होता था उस टेरिटरी से, वो अलाउड था दोनों तरफ से, कि भारत के लोग भी आ सकते हैं, उनके शिप भी आ सकते हैं, तो कहीं पे कोई बंदिश नहीं थी। ये 74 का समझौता था। इस समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने वो दे दिया, उस उम्मीद के साथ कि अब मछुआरों को लेकर जो तनाव होता है 2 मुल्कों के बीच में, वो नहीं होगा। ये लिटरली ऐसा ही था कि मैत्री के तौर पर समझौता था, कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसके एवज में हमारे मछुआरे परेशान ना हो, तो हमने वो 3 शर्तें उनसे मनवा ली। ये समझौता हुआ। 1976 में एक और समझौता हुआ। इसके बाद उस समझौते में 2 चीज़ें बदल दी गई भारत और श्रीलंका के बीच। एक तो वो टेरिटरी जो आने जाने के लिए थी उस पर बंदिश लगा दी गई, और दूसरा ये कर दिया कि भारतीय मछुआरे वहाँ फिशिंग नहीं कर सकते हैं, केवल अपना जाल जो है सुखा सकते हैं। अब जब मछुआरे वहाँ जाते हैं तो दोनों तरफ के मछुआरों के बीच में विवाद होता है कि भाई तुमने मछली पकड़ के आए हो नहीं आए हो। जैसे पाकिस्तान को लेकर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, या चीन को लेकर अरुणाचल में हम लोग कह सकते हैं। एक चीज़ बस उसमें जो मछुआरे जो है जो 1976 में हुआ, उसमें ये था कि दोनों तरफ के मछुआरे नहीं जाएंगे। हाँ, समझो, दोनों तरफ नहीं जाएंगे, आवाजाही भी नहीं होगी और मछुआरे भी नहीं जाएंगे। हाँ, उनके भी नहीं आएंगे, ये हुआ। केवल मछुआरे वहाँ पर, भारत के मछुआरे वहाँ पर अपने जाल को सुखा सकते हैं, वो एक परमिशन थी ये। और 1974 में डीएमके के करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। जब इंदिरा गांधी ने समझौता किया, उस वक्त डीएमके ने विरोध किया इस समझौते का, कि नहीं, हमको नहीं, ये समझौता ठीक में नहीं है, भारतीय मछुआरों के अगेंस्ट में है। इस चीज़ को इंदिरा गांधी ने नहीं माना, क्योंकि उनको बड़ापन दिखाना था। इंदिरा गांधी 71 जीत के आई थी, वो दौर भी याद करिए आपने, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग किया था, इंदिरा गांधी कुछ पीक पे थी, अपनी चरम पे, वो स्थापित करना चाहती थी कि इस इलाके की सबसे बड़ी, सबसे कद्दावर नेता हैं। तो इंदिरा गांधी ने बड़प्पन दिखाते हुए सोचा होगा, जो भी वजह रही हो उस ज़माने में, तो इतिहास नहीं पता मुझे उतना, तो उन्होंने उनको दे दिया। लेकिन 76 से लेके आज तक जितने तमिलनाडु की सरकारें रहीं या मुख्यमंत्री रहे, वो रह कर ये मांग करते रहे हैं केंद्र सरकार से कि कच्चा थीवू का जो समझौता है उसको रद्द किया जाए और उस टेरिटरी को वापस तमिलनाडु में मिलाया जाए। डीएमके ने भी किया, जयललिता ने भी किया। जयललिता तो सुप्रीम कोर्ट चली गई 2008 में, जयललिता सुप्रीम कोर्ट चली गई मुख्यमंत्री रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि यह आदेश आप केंद्र सरकार को दो कि समझौते को रद्द किया जाए। केंद्र सरकार नहीं माना। इस बार भी आज खुद जब जयशंकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस वजह से हम बहस कर रहे हैं, जयशंकर साहब ने खुद कहा कि 21 बार वर्तमान सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने मुझसे कम्युनिकेशन किया है इस बारे में। यानी स्टालिन भी 21 बार चिट्ठी लिख चुके हैं। स्टालिन ने, उसके पहले उनके पिताजी थे, चिट्ठियाँ लिख चुके हैं कि भाई ये जो कच्चा थीवू का समझौता है इसको रद्द किया जाए और वो तमिलनाडु में मिलाया जाए। ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है। आज बीजेपी ने, जैसा आपने कहा, राजनीतिक सवाल पे आ रहा हूँ कि बीजेपी को तमिलनाडु में इनरोड्स बनाने हैं, बीजेपी को मुद्दा चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा मिल गया जहाँ पर वो डीएमके को घेर सकती है, डीएमके और कांग्रेस को। डीएमके और कांग्रेस इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, बहुत क्लोज पार्टनर हैं। कांग्रेस के सबसे अधिक सांसद जीत के आए हैं तो तमिलनाडु से जीत के आए हैं 2019 में। ये बीजेपी को एक मौका मिला इन दोनों की दोस्ती में दरार डालने का, डिफरेंसेस दिखाने का, कि भाई इंदिरा गांधी ने दे दिया, आप चिट्ठी लिख रहे हो, अब आप उन्हीं के साथ बैठ गए जाके, अब आप उनके साथ समझौता कर रहे हो, अब आप उनके साथ चुनाव लड़ रहे हो, गठबंधन कर रहे हो। अब इस पे आगे क्या होगा इंडिया अलायंस में, वो अब देखना होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि जब तक आई थिंक 19 तारीख को चुनाव है, फर्स्ट फेज में सारे। हाँ, तो अगले 15-20 दिन जो हैं वो तमिलनाडु की राजनीति के लिए
कि हमारे दिल्ली में बड़े केंद्रित रहने वाले और इंडिया अलायंस में बड़ी उस पर चर्चा हो सकती है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि बीजेपी ने कोशिश की है कि इस पर दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ में बयान दें। एक इम्पॉर्टेंट चिट्ठी और सामने आई जो आज पवन खेड़ा साहब का बयान आया, और प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता हैं, उन्होंने एक आरटीआई पब्लिक डोमेन में डाली है। 2015 27 जनवरी की आरटीआई है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त जयशंकर साहब देश के विदेश सचिव थे, जो आज विदेश मंत्री हैं। मैं वो करेक्ट देखना पड़ेगा कैलेंडर मुझे। आई थिंक उस आरटीआई में विदेश मंत्रालय ने इस बात को, विदेश मंत्रालय को किसी ने आरटीआई लगाई है, उस पर माना है कि ये जो जगह है कच्चा थीवू समझौते वाली, इसमें ना भारत ने दिया है ना भारत ने छीना है, ना उन्होंने हमसे छीना है ना हमने उनको दिया है। कंसीड करने की बात ही नहीं है, देने की बात ही नहीं है। ये आपस में समझौता हुआ है, समझौते के तहत दिया गया है। उसके बदले में ये 2-3 शर्तें थी जिसको हमको पूरा करना चाहिए। लेकिन पवन खेड़ा साहब ने एक नया इल्ज़ाम लगा दिया कि 14-15 जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक इन 9-10 सालों में जो वो जाल सुखाने वाली बात थी वो भी ख़त्म हो गई है। ये मुझे नहीं पता कितना पवन खेड़ा सच बोल रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या है, पर पवन खेड़ा ने उल्टा बीजेपी और प्रधानमंत्री को पे सवाल खड़े किए कि आपने गलत बयानी किया, आपने जो ट्वीट किया, आपने जो बयान दिया वो गलत दिया है। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी कंट्रोवर्सी है। फोकस तमिलनाडु है और फोकस राष्ट्रीयता का मुद्दा है कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान की मातृभूमि का हाथ कटा दिया। कांग्रेस जो थी वो वो पीछे से समझौते कर लेती थी और भारत का नुकसान कर देती थी। अब कांग्रेस को क्या जवाब देना है तो कांग्रेस तय करेगी। कांग्रेस को याद दिला देना चाहिए कि 1971 में उन्होंने कैसे बांग्लादेश कहाँ से लिया और कहाँ से कहाँ उन्होंने छिनवा दिया। खैर ये तो पवन खेड़ा और राहुल गांधी जाने, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस ने कहा, जो आपने ट्वीट का जिक्र किया, तो पवन खेड़ा ने कहा है जो 15,000 एकड़ जमीन आपने बांग्लादेश को दी वो क्यों दी। हाँ, वो जो समझौता हुआ था। दूसरा उन्होंने कहा चीन को हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन आपने क्यों दे दी, क्या अब श्रीलंका से युद्ध करके ज़मीन वापस लोगे। क्योंकि उन्होंने आगे लिखा है कि जिन मछुआरों को हमारे वक्त में मछली पकड़ने की आज़ादी थी आज उन्हें श्रीलंका क्यों गिरफ्तार करता है। तो ये अब पवन खेड़ा इसका बताएंगे। लेकिन देखिए बात को समझिए, ये मुद्दा है राजनीतिक। एक वैसे द्वीप की चर्चा हम कर रहे हैं जिसका हम सही से उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। 10वीं तक तो हम सब ने भूगोल पढ़ा है, ये इस द्वीप के बारे में हम नहीं सुने। हम लक्षद्वीप जानते हैं, अंडमान निकोबार जानते हैं, कवरत्ती जानते हैं, यही सब चीज़ हम जानते हैं। ये कहाँ से आया इसका कोई नहीं। तो जैसा कि सुमित ने कहा कि ये मुद्दा जानबूझ के बनाया गया है, क्योंकि 370 तो आपने दे दिया कि भाई साहब 370 अलायंस के लिए भी आपको छोटे मोटे पार्टनर मिले हैं वहाँ पे, आप तैयारी कर रहे हैं, बार बार आप साउथ इंडिया की विजिट प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो वहाँ से कुछ रिजल्ट आना चाहिए। बीजेपी ने 10 से 12-13 सीट का टारगेट साउथ इंडिया से रखा कि उनको मालूम है कि कर्नाटक में वो उनको गिरावट आएगी तो कहाँ से भरेंगे वो, यदि कर्नाटक भी गया। इसलिए उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश में गठबंधन किया है। हालांकि वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बाद उन छोटी पार्टियों का क्या होता है, वो जब ज़रूरत नहीं रहती है वो बीजेपी कैसे फेंक देती है, वो अलग बात है। लेकिन अब तमिलनाडु का मुद्दा, ये कितना बड़ा मुद्दा वहाँ बनेगा, क्या अलायंस जो है इंडिया का इंटैक्ट है। अब अलायंस तो हो गया, सारी सीटों पे घोषणा हो गई है, कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, फर्स्ट फेज में चुनाव है। अब इसमें कितना डेंट कर पाएंगे ये एक देखने वाली सवाल है। लेकिन बीजेपी ने सही टाइमिंग चुनी है, सही मुद्दा पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, ये उससे साबित होगा कि क्या बीजेपी को इससे गेन होता है या नहीं। या फिर आपको लगता है बीजेपी जो है अब इस बार जो है 2029 की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु में कई लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार आप छोड़ दीजिए, 2029 में इन सब चीज़ों को आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन उसके पहले बीजेपी को मुझे लगता है कि तमिलनाडु में इनरोड करने के लिए कोई बड़े अलायंस की ज़रूरत थी, जो कि नहीं हो पाया। खासकर AIDMK के 2 फैक्शन में से वो चाहते थे कोई किसी फैक्शन से जो है वो उनका अलायंस हो जाए, और वो हो नहीं पाया। क्योंकि हमने देखा कि संसद में भी जो है AIDMK जो है वो सरकार को बचाती रहती थी, और जो कई बार जो है लोकसभा में कहा गया कि उसमें 2 फ्रैक्शन है सर, पल्लानास्वामी और पनीर सेल्वम। तो पनीर सेल्वम के पुत्र सांसद हैं, जो पनीर सेल्वम आए गाहे बगाहे बीजेपी का करते हैं समर्थन। जो पल्लानास्वामी जिनको मेन DMK पार्टी मिली है वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो अलग हो गई है। तो वो एक तो लेकिन दोनों में से किसी आज के दिन कोई नहीं है। आपको रामदास की पार्टी मिली है, रामदास की PMK मिली है। PMK रामदास उस वक्त फेमस हुए थे जब वो UPA के सरकार में उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था।
दलित पार्टी है वो, उसका उस अंबुमनी रामदास की सर्टेन पॉकेट्स में उनका होल्ड है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन अभी भी है वो, राज्यसभा में है वो, तो पॉकेट्स में होल्ड है दलित पॉकेट्स में। लेकिन ये कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा हम यहाँ से बैठ के तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने एक जरूर कैलकुलेट किया होगा, उनको लगा होगा कि ये सेंटिमेंटल मुद्दा है, और वो मुद्दा हमेशा से तमिलनाडु के लिए रहता है, चाहे वो प्रभाकरन का मुद्दा हो, चाहे तमिल शरणार्थियों का मुद्दा हो। वो तमिलनाडु के लोग जो है वो सोचते हैं कि एक्सटेंशन है उनका, जो श्रीलंका है वो उनका एक्सटेंशन है एक तरह से। तो ये एक चुनाव को लेकर के किया गया वो है, क्योंकि वैसे द्वीप का जिसका कोई हम सब से कोई वास्ता नहीं है, हमने कभी सुना नहीं, वो मुद्दा इसलिए उठाया गया। मैं एक चीज़ बस मैं बाबा की बात से थोड़ा सा सेंसिटिवली इसको बोलते एक बार रखना चाहता हूँ। कच्चा थीवू का मामला हमने नहीं सुना हो, ये हमारी नासमझी है, हम लोगों को नहीं पता हो, ये हमारी नासमझी है। मामला शुरू से कंट्रोवर्सी में रहा, और तमिल लोगों के लिए तो उनके दिल के बड़े करीब है। तमिलनाडु की आधी से अधिक इकोनॉमी जो फिशरिंग पे चलती है, तो जो भी फिशरमैन समुद्र में जाता है उसके लिए कच्चा थीवू कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो अगर कच्चा थीवू को लेकर तमिलनाडु में, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा रिसर्च में कि लगातार हर सरकार बोलती रही, जो मुख्यमंत्री आया वो दिल्ली को चिट्ठी लिखता रहा, तो ये अगर दिल्ली के हम लोगों को नहीं पता तो हमारी कमजोरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था। नहीं, ये कमजोरी है, इसको स्वीकारने में कोई वो गलती भी नहीं है। मैं आपसे विचित सर ये पूछना चाह रहा था, मेरा मेन फोकस ये है ना, जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है, प्रधानमंत्री साफ साफ लिख नहीं प्रधानमंत्री का भाषण है, लेकिन जो ट्वीट करते हैं, जो पहले अन्नामलाई उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आरटीआई फाइल करते हैं, उस आरटीआई पे जवाब आता है, उस पर एक एजेंसी मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया खबर छापती है, उस खबर को प्रधानमंत्री ट्वीट करते हुए शेयर करते हैं, उस पर लिखते हैं वो आई ओपनर और शॉकिंग न्यूज़ बताते हैं देश भर के लिए। एज ए प्रधानमंत्री तुमको 2015 में पता चल गया था, उनकी सरकार ने बताया ना कि भाई ये तो पहले समझौते के तहत दिया गया था। तो आपको लगता है कि जो एक चीज़ों को एग्जैगरेट करना होता है ना, कई बार आप पॉलिटिकली माइलेज के लिए करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि आप वहाँ कुछ डेंट ले पाएंगे, लेकिन आपने जैसा हमारी बात ऊपर हो रही थी, आप कह रहे थे कि इसका ज़्यादा फायदा तो यूपी बिहार में होगा। यहाँ तो ठीक है, क्योंकि भाजपा हमेशा कांग्रेस को उस नैरेटिव में खड़ा करती है कि आप देश विरोधी हो, आपने देश बांटा, आपने ज़मीन चीन, तिब्बत की ज़मीन चीन को दे दी, आपने ऐसे ही पाकिस्तान को ज़मीनें दे दी, ऐसे ही आपने जो द्वीप है वो दे दिया। तो जो कांग्रेस है, जो पहले से ही बैक फुट पे चल रही है, उसको इस नज़रिए से भी एक डेंट पहुँचाने की कोशिश है कि आप देश विरोधी हो या आपने देश के खिलाफ ही काम किया है। ये शुद्ध चुनावी समय है, तो जब चुनाव का समय है तो प्रधान ये बताइए कि 2015 में जब इन्होंने खुद ही कच्छ थीवू के बारे में बात की थी, हम सारे लोग पत्रकार हैं और नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी हर बात को हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, इसलिए कि उसमें कुछ राजनीतिक अर्थ निकल सकता है। बावजूद इसके हमें ही जब कल टाइम्स ऑफ इंडिया हम लोग पढ़े तब पता चला, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम लोगों को कहाँ पता होगा कि उस दिन क्या, आज से 9 साल पहले क्या कहा गया था। आम लोगों को यही लगेगा कि क्या वाकई कांग्रेस ने ऐसा किया है, क्योंकि सवाल 285 एकड़ भूमि का नहीं है, सवाल जज्बात का है। क्योंकि जब राष्ट्र के हित का सवाल आता है या अपने भूखंड का सवाल आता है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। कम से कम किसी भी देश में लोग ऐसा सोचते हैं। ये हुई एक बात। क्यों ये बात है, ये कोई निराली बात आज नहीं हुई है। जब भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था और कुछ क्षेत्र जो कि चीन के कब्जा में चला गया था, तो उस पर लोकसभा में जब बहस हुई तो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने एक बयान दिया और कहा कि जो क्षेत्र चीन के कब्जे में है वहाँ कुछ नहीं होता। उनके ही सरकार में मंत्री रहे महावीर त्यागी गांधी टोपी पहनते थे, उन्होंने अपनी टोपी उतारी और वो टकले थे और उन्होंने कहा कि इस सर पे भी कुछ नहीं उगता, तो क्या यहाँ कोई 4 जूते लगा कर चला जाएगा। ये एक राष्ट्रीय भावना होती है, उस भावना में कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये भावना अगर प्रकट की तो भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत टाइमिंग को लेकर है। ये वो समय नहीं था जब ये सवाल उठता
और ये तब उठ रहा है जब चुनाव ठीक 18 दिन बाद है, इसलिए ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अब जो सुमित जी ने कहा कि सारे राजनीतिक दल इस सवाल को उठाते रहे, राजनीतिक दल कभी कभी लगता है कि कूटनीतिक मसलों पर भी विशुद्ध राजनीति करते हैं। ये मामला डीएमके ने तब क्यों नहीं उठाया जब वाजपेयी जी की सरकार में वो 6 साल तक सरकार में शामिल थी, और बीजेपी ने तब क्यों नहीं डीएमके से पूछा? ये सवाल जब कांग्रेस के साथ ये थी जयललिता थी, हाँ, तब उन्होंने क्यों नहीं उठाया? उन्होंने तब उठाया जब डीएमके कांग्रेस के साथ चली गई थी। यानी एक राष्ट्र का एक भूखंड जिस पर आज ये हो रहा है कि डीएमके थी ना वाजपेयी जी के साथ, वाजपेयी जी के साथ थी, तब सब साथ में थी, तब नहीं उठाई। मेरा ये कहने का है कि जो जिसके साथ जब रहता है तब नहीं उठाता, जब नहीं रहता है तब इसको उठाता है। यानी कि एक राष्ट्रीय सवाल, एक अपने देश के भूखंड का सवाल जो किसी देश को दे दिया गया हो, या एक आपसी सहमति या दोस्ताना संबंध को मजबूत और बनाने के लिए दे दिया गया हो, उस पर सवाल तब उठाया जाता है जब विपक्ष में। इसलिए ये बात बेमानी है कि राजनीतिक दल वास्तव में संजीदगी के साथ ऐसा सोचते हैं, यहाँ तक कि तमिलनाडु के राजनीतिक दल भी, जिनके मछुआरों के हित सबसे ज़्यादा जुड़े हैं। अब आते हैं कि क्या इंदिरा गांधी ने गलती की थी? इंदिरा गांधी ने अगर बांग्लादेश का निर्माण किया तो एक बहुत बड़े संकट का समाधान लोग करते हैं, लेकिन जबकि मैं आज भी एक व्यक्ति के तौर पे यही मानता हूँ कि भारत को उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भारत नहीं पढ़ता तो भी पाकिस्तान के टुकड़े होते। हम खामखा दुनिया के सामने इस रूप में आ गए। इंदिरा गांधी का बाहुबल तो पुजवाने के लिए एक मौका मिल गया, लेकिन देश को कुछ उससे नहीं हुआ। वो टुकड़े हो सकते थे, फिर भी वो एक उपलब्धि के तौर पर गिना जाता है। 1974 में जो समझौता हुआ, वो समझौता अगर श्रीलंका के साथ संबंधों में एक माधुर्य ला रहा हो, हमारा एक पड़ोसी देश हमारे साथ जुड़ रहा हो, तो उसमें समझौते ऐसे होते हैं जैसे बाबा ने कहा कि भाई 111 इनक्लेव आपने बांग्लादेश को दे दिए, बदले में 51 लिए। सर ऐसे ही जो छोटे छोटे विवाद हैं, भूटान और हमारे जो नेपाल है उसके साथ भी है, भूटान के साथ उत्तराखंड के उधर था, इशू था। दोनों देश मानते हैं विवाद, लेकिन आप भूखंड को नहीं देते हैं और मानते हैं कि विवाद है। और छोटे देशों के साथ आप मधुर रिश्ते बनाने के लिए कई बार दे भी देते हैं, जैसा होता भी उत्तराखंड में। ये जो बांग्लादेश वाला मसला है, खुद विदेश मंत्री उस समय थी सुषमा स्वराज, अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने ये बात कही थी कि हमें खुशी है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए हमने ये काम किया। इस काम को मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू किया था और इसीलिए वो भी साधुवाद के पात्र हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय, भारत के अंतर्राष्ट्रीय हितों को लेकर के एक सौहार्दपूर्ण कि हम पूरे देश एकजुट हैं, ये भाव था। विचित जी, तो ऐसा तो देखने में आया ना कि सरकारें बदलती रही लेकिन विदेश नीति में हमारी एक रूपता रही। बिल्कुल, कि उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते। बिल्कुल। अब ये एक चुभने वाली बात है कि कांग्रेस ने भारत के एक अंग को दे दिया। सुमित जी पूरे विस्तार से बता चुके हैं, इसलिए वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों देशों में उस समय भी समझौते के हिसाब से हुआ था कि हम देंगे, लेकिन जब श्रीलंकाई मछुआरे 1974 में समझौते के बावजूद परेशानी करने लगे, तो इसी इंदिरा गांधी ने 1976 में ये भी कर दिया कि नहीं, अब वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, न भारत के जाएंगे ना आपके जाएंगे। तो ले दे करके वो मामला एक खुला रह गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर, चूँकि वो विदेश नीति के पारंगत हैं, विद्वान हैं, और विदेश मंत्रालय में चूँकि IFS अफसर थे, विदेश सचिव तक गए, वो बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा कि नेहरू उस द्वीप को लेकर बहुत इच्छुक नहीं थे, अनिच्छुक रहते थे। नेहरू अनिच्छुक रह सकते थे, लेकिन जब हम इन बातों को लेकर के कि एक 285 एकड़ की ज़मीन को लेकर के, एक द्वीप को लेकर नेहरू अनिच्छुक थे, उसी समय हमको ये भी याद रखना चाहिए कि गोवा और पुडुचेरी जैसे जो वहाँ के समुद्री किनारे हैं, चाहे वो अरब सागर की तरफ हो या बंगाल की खाड़ी की तरफ, वो भारत के साथ 1947 में नहीं आए थे। वो एक 1954 में आया, एक 1961 में आया, वो धीरे धीरे आए। एक पुर्तगाल से होकर आया और एक फ्रांस से आया। फ्रांस ने 1961 में पुडुचेरी भारत को दे दिया। क्या
पुर्तगाल फ्रांस में जो भी सरकार रही हो, मुझे लगता है उस समय दगाल की सरकार वहाँ रही होगी, 1960 में तो थी, बाद में गिर गई थी। जो भी सरकार रही हो, क्या आज वहाँ के लोग ये कहें कि उस सरकार ने एक विश्वासघात किया जो पुडुचेरी को भारत को दे दिया? मुझे लगता है कि संबंधों में कई बार आप कुछ देते हैं लेते हैं, यही उदारता है। प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने, अगर बांग्लादेश के साथ आज संबंध बहुत अच्छे हैं तो ये इसलिए हैं कि हमने 111 इनक्लेव दे दिए, बदले में 51 पाया था, बावजूद इसके हमारे इसलिए कि संबंध बने। अब एक चीज़ बस खाली मैं इसमें जोड़ूंगा, छोटा सा, मुझे तो लग रहा था कि इसमें बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन एक छोटी सी इतना ज्ञान है कि आप तो छोटा सा नहीं आप तो पत्थर से तेल निकालते हैं। एक छोटी सी बात कि जिस समय श्रीलंका आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो, जिस समय श्रीलंका पर चीन का बहुत बड़ा शिकंजा हो, उस समय भारत की सरकार के लिए सबसे ज़रूरी था कि हम श्रीलंका के साथ एक सौहार्दपूर्ण ममत्वपूर्ण संबंध रखें। इस बयान से भारत में चुनाव में किसको फायदा होगा नहीं होगा इस देश की जनता तय कर देगी, लेकिन इतना मुझे लगता है कि श्रीलंका में कहीं श्रीलंका को उकसाने के लिए कहीं चीन को कोई मौका न मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मालदीव से लेकर के पाकिस्तान तक सारे कई देश हैं जो हमारे खिलाफ हैं। ऐसे में जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिश्ते बनाने में कोई दखल न पड़े, ये जरूरी है। तो काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और एक बात बता दूं कुछ, हाँ, रोज सबसे पहले शुरुआत करते थे, आज सबसे आखिर में मिला है वो 20 मिनट बाद। पिछले हफ्ते तुम थे नहीं ना। तब तक महफिल लूट ली है। नहीं। देखिए मुझे होस्ट करने में नहीं, मुझे एक्सपर्ट पैनल के तौर पे बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। सवाल पूछ के तो आप निकल जाते हैं। नहीं, कुछ तो होते हैं जो सवाल पूछने में ज़्यादा बोल जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं, अच्छा जल्दी से तो एक मिनट, अगर बाबा को निकलना है तो एक बाबा दोबारा भी एक बार पहले बोल ले, फिर मैं अपनी नहीं सवाल पूछोगे तब नहीं तो बाबा अभी तक ज़्यादातर तकनीकी पक्ष में बात हुई थी। देता हूं अगर आपको लगे। अच्छा, छोटा सा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इसका तमिलनाडु में बीजेपी को फायदा मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा, या ये फायदा नहीं भी कर सकता है? देखिए, जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, डीएमके और कांग्रेस और जो छोटी छोटी पार्टियों का अलायंस है ना, वो बहुत मजबूत है। किसी को कोई फायदा तमिलनाडु में भी नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर तो यूपी बिहार में तो आपके पास सारी की सारी सीटें हैं ही। यूपी बिहार में 40 में से 39 सीटें हैं, 80 में से 62 सीटें हैं। अब और कितना फायदा उठाएंगे? तो इसलिए वही 62 64 जो भी 64 को 74 76 78 80 करने का 80 का प्लान है। चलिए तो फिर आप मान लीजिए कि राम मंदिर भी फेल रहा, अब कच्छा तीवू ही अब जो है यूपी में ही में सीट बनाई, राम है, रामेश्वरम है। तो लेकिन ये तो 100 बात की एक बात है। चुनाव का मौसम है और इस तरह से अभी अनेक ऐसे मुद्दों के लिए इस तरह से जो है इलेक्शन कैफे में बहस करने के लिए तैयार रहिए और अपना रिसर्च थोड़ा बढ़ा लीजिए। तो कच्छा तीवू के जो तकनीकी पक्षों के बाबा का शो बाबा जा रहे हैं, तो तकनीकी पक्षों पे बहुत विस्तार से डिस्कशन हुआ और तमिलनाडु की राजनीति तमिल मुद्दों को लेकर के, खासकर श्रीलंका से जो हमारे रिश्ते हैं उसको लेकर बहुत सेंसिटिव रही है। आज भी कुछ दल हैं जो श्रीलंका में तमिल अधिकारों को लेकर के और भारत में जो तमिल शरणार्थी रह रहे हैं उसकी को लेकर के बहुत मुखर हैं। ये जो मुद्दा टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में जो आरटीआई के हवाले से आया, फिर प्रधानमंत्री ने इसको ट्वीट किया, ये भी कहीं ना कहीं उसी संवेदनशील तमिल राजनीति, चूँकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद ये मुद्दा आया है, मुद्दा पुराना है, लेकिन चुनाव के बीच में जब कोई मुद्दा आता है तो हम उसको राजनीति से अलग करके नहीं देख सकते। वो भी प्रधानमंत्री मोदी जैसे एक ऐसे व्यक्ति जो हर बात को बहुत सोच समझकर बोलते हैं, तो जब वो कोई ट्वीट कर रहे हैं या उनकी पार्टी के नेता कोई आरटीआई कर रहे हैं तो हम उससे अलग करके कैसे देख सकते हैं। सवाल ये है कि इसका क्या असर होगा। नंबर एक तो ये है, बीजेपी साउथ पुश को लेकर के बहुत संवेदनशील है, क्योंकि मिशन 370 अगर उनको एकम्प्लिश करना है, जीतना है उनको, तो बिना दक्षिण के राज्यों में वो सफलता पाए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 130 सीटें आती हैं दक्षिण के राज्यों में, जिसमें कि अगर हम देखें कर्नाटक और
तेलंगाना, उसके बाद तेलंगाना, 2 राज्यों को छोड़ करके अन्य राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले समय बहुत खराब रहा है। आंध्र प्रदेश में तो सिर्फ उनको 1% वोट मिले थे, खाता नहीं खुला था। तमिलनाडु में भी उनका खाता नहीं खुला था 2019 में। और वोट परसेंट भी, हालांकि वो अलायंस में लड़े थे पिछली बार तो एडीएमके के साथ, तो इसलिए कम सीटों पर लड़े थे वो। तमिलनाडु में 5 सीटों पर ही लड़े थे, लगभग 4% वोट थे। केरल में वोट फीसदी के हिसाब से बीजेपी ने पिछली बार प्रदर्शन बेहतर किया था, 13% का करीब उनका वोट था, 15 सीटों पर लड़े थे, लेकिन खाता नहीं खुला था। अगर हम तमिलनाडु की सिर्फ बात करें तो 84 से, जब से बीजेपी बनने के बाद, मतलब 80 में बनी, लेकिन पहला लोकसभा चुनाव एज अ बीजेपी वो 84 में लड़ी, तो 10 चुनाव उसने लड़े हैं। 10 में 7 बार वो तमिलनाडु में खाता नहीं खोल पाई है, और 3 बार उसने खाता खोला है। तो उसमें जो 98 और 98 में उसको 3 सीटें आई और 99 में 4 सीटें आई। तो 98 में वो जयललिता के सहयोग से लड़ी थी, तब जाके 3 सीटें आई, और 99 में वो डीएमके जिसकी आज वो मुखालफत कर रही है, वो 99 में डीएमके के साथ लड़ी थी। और होता भी तमिलनाडु की राजनीति में यही था कि कभी डीएमके कांग्रेस अलायंस होता था, कभी मतलब इधर बीजेपी और कांग्रेस स्विच ओवर करते थे। वो मेन फेस वही हो, जयललिता या उस समय करुणानिधि या अब उनके पुत्र स्टालिन साहब हैं। तो अब जो 130 सीटें हैं बीजेपी की आई 29 से 2 राज्य, जिसमें भी मेजर चंक आपका कर्नाटक से आया। अब आपको वहाँ पे फतह करना है, आपने अपने सारे जो घोड़े हैं वो दांव पे उतार रखे हैं। अन्नामलाई साहब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं कोयम्बटूर से। आपने एक गवर्नर को, जो इतने समय से गवर्नर थी, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद इस्तीफा दिलाया और उनको टिकट थमा दिया। इसके अलावा आपके जो पुराने नेता, जैसे अभी जो मुरुगन साहब जो मंत्री हैं वो, फिर पोन राधाकृष्णन, आप इन सारे लोगों को आप चुनाव लड़ा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे दलों से भी जो लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो आपने उनको प्रत्याशी बनाया हुआ है। हाँ, एक बात सही थी कि इनका अलायंस उस ढंग से इस बार नहीं हो पाया, क्योंकि जो 2 प्रमुख दल हैं उनमें से किसी एक के साथ भी बीजेपी अलाय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको बहुत जोर डाल के कहा है कि ये एडीएमके की गलती है कि वो हमारे साथ अलायंस में नहीं है, ये हमारा नुकसान नहीं है, ये एआईएडीएमके का नुकसान है। अब सवाल है कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव 2019 का था, क्योंकि 2014 में बीजेपी को बंगाल में कोई खास सफलता तो मिली नहीं थी, मुझे याद पड़ता शायद 2 सीटें कितनी थी 2014 में पश्चिम बंगाल में, 2 अब वो 18 सीटें हुई। तो सवाल है कि क्या बंगाल जैसा कुछ यहाँ तमिलनाडु में हो सकता है? जो विश्लेषक बता रहे हैं, जो राजनीति के जानकार, जो चुनाव विश्लेषण से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि वोट फीसदी में तो एक उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन सीटों में भी वो बात नहीं आएगी। उसके लिए शायद उन्हें हो सकता है 2029 का इंतज़ार करना पड़े। लेकिन बीजेपी जिस तरह से काम करती है पिछले कुछ सालों में, वो एक लॉन्ग टर्म की बात करती है। हमने देखा कि चुनाव 2024 का है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात होती है 2047 की। बीजेपी के किसी भी बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, अगर आप उनको सुनेंगे तो 2047 में विकसित भारत बनाने के संकल्प की बात होती है। आज आप 24 में 23 साल बाद की, 23 साल बाद हम आपको विकसित बना देंगे सर, ठीक है, वो क्रमवार प्रक्रिया होगी, एक दिन का मामला नहीं, एक दिन में कोई विकसित नहीं होता। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने वोटर को उस ढंग से तैयार कर रहे हैं कि हम लंबे खिलाड़ी हैं। जैसे होता नहीं, शेयर मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो मोदी जी की पॉलिटिक्स जो शॉर्ट टर्म वाली नहीं है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। वो वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनको तुरंत रिजल्ट नहीं आना है। उनको पता है कुछ शेयर हमें ऐसे खरीदने होंगे जो हमें 5 साल 10 साल बाद वो रिजल्ट देंगे। तो तमिलनाडु शायद उनका वो इन्वेस्टमेंट है, केरल उनका वो इन्वेस्टमेंट है। आंध्रा में तो खैर फिर भी उन्होंने अलायंस कर लिया, हालांकि वो दोनों ही दल इनको सपोर्ट करते रहे हैं राज्यसभा या लोकसभा में। वाईएसआरसीपी से आपने 5 साल पूरा सहयोग लिया, तमाम बिल पर आपने उनके सहयोग से वो बिल पास कराए, चाहे वो यहाँ राज्यसभा में तो खासकर उनकी ज़रूरत पड़ी, लोकसभा में भी इनका तो खैर बहुत ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यह है कि अलायंस एन मौके पर उनको किया, 6 सीटें उनको शायद वहाँ मिली हुई, 6 सीटें। अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो ये पूरा जो मामला है उस कवायद का हिस्सा है, क्योंकि इस बहाने डीएमके को आपको डेंट करना था कि भाई डीएमके जो कहती है कि ये मुद्दा भारत, जो समझौता था वो भारत के हित में नहीं था। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुए, जैसे सुमित सर ने कहा, जयललिता तो सुप्रीम कोर्ट तक गई इसको लेकर के। तो जो इस संवेदनशील मुद्दा भारत की संप्रभुता और तमिलनाडु से चूंकि जुड़ा मुद्दा है, तो वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा लेकर के डीएमके को डेंट करने की बात है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार आक्रमण करते हैं, परिवारवाद से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के, डीएमके को आरोपी की परिवारवाद की पार्टी है, भ्रष्टाचार से जुड़ी पार्टी है, तो उसमें एक नया मुद्दा खोज करके लाए हैं। अब इस पर क्या होगा वो एक
दिखने वाली बात होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक छोटा सा मेरा सवाल है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 30 सेकंड में निपटा देना। जैसे सर ने, पुण्येंदु जी ने बताया ना कि कर्नाटक में इनको भी पता है कि डेंट होगा क्योंकि सरकार बदल चुकी है, तो उसकी भरपाई वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से करना चाहते हैं, ताकि उनका जो 26 का आंकड़ा है जो पिछले चुनाव में जीते थे 27, एक निर्दलीय भी साथ था 27 मान लेते हैं, वहाँ जो भी डेंट हो 5-8 सीटों का वो भरपाई, चाहे 6 में से 4 आंध्र प्रदेश जीत जाएँ, 3-4 इधर जीत जाएँ, या 4 से आंकड़ा बढ़ा के 10 कर ले तो वो भरपाई हो जाएगी। मैं एक चीज़ सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि 2015 में विदेश मंत्रालय ने कहीं ये नहीं कहा कि उन्होंने ये जो द्वीप है वो दिया है, ठीक है, कहीं उनके उसमें नहीं है, लेकिन अन्नामलाई जब आरटीआई फाइल करते हैं तो उसमें भारत सरकार कैसे ये बयान दे देती है कि भारत सरकार ने ये द्वीप श्रीलंका को दिया। कहीं आपको ये लगता है कि ये प्रायोजित आरटीआई लगाई गई थी? क्योंकि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि आरटीआई सरकार कमज़ोर कर रही है, आप पूछो कुछ और बताती कुछ और है, लेकिन इस मामले में इतना सटीक जवाब कैसे मिल गया? अब मुझे नहीं पता कि अन्नामलाई की जो आरटीआई का जवाब मिला वो कैसे मिला, जो आपने बड़ा लोडेड शब्द इस्तेमाल किया कि आरटीआई के ज़रिए मतलब खेल चल रहा है कुछ, क्या वो तो आरटीआई जहाँ लगी है और जिन लोगों ने जवाब दिया वही बता सकते हैं। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, पवन खेड़ा का ट्वीट और अन्नामलाई के आरटीआई, तीनों का जो बेस है वो आरटीआई है। एक आरटीआई 2015 की है, एक आरटीआई 2024 की है। कोई एक सच है, कोई एक झूठ है, कोई एक सही है, कोई एक गलत है, ये आगे जाके चीज़ें पता लगेंगी। लेकिन मैं जो आपने बात की ना कि दक्षिण भारत में बीजेपी के इनरोड्स बनाने वाली, हमको एक मतलब जो मैं शुरू में कह रहा था कि बीजेपी दरअसल कांग्रेस और डीएमके में डिफरेंसेस पैदा करना चाहती है इस मुद्दे पर, कि आप तो इस मूल मुद्दे पर जिसका आप विरोध करते रहे, आपके पिता ने विरोध किया, आप उसमें कांग्रेस के साथ बैठे हुए हो। पर ये बीजेपी को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के लिए इससे भी बड़ा एक और बड़ा मुद्दा था, उसको भी भूल के वो डीएमके के साथ बैठी हुई है, वो है राजीव गांधी की हत्या का मामला। लिट्टे जो था उसका समर्थक करती रही है ताउम्र डीएमके पार्टियाँ, और उस लिट्टे ने जिसने राजीव गांधी की हत्या की श्रीलंका में, उस लिट्टे को सज़ा दिलाने को लेकर तमिलनाडु में रहते थे वो लोग, वो जो 5-7 लोग थे, थनु वनु ये सबके नाम जो थे, कुछ तो मारे गए थे, कुछ बाद में जेल में भी रहे, वो सब लोगों के आरोप लगा कि डीएमके के नेताओं ने उनको संरक्षण दिया, वकील उनकी तरफ से अपीयर, उनके पार्टियों से जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से अपीयर होते थे। इन सब के बावजूद भी बीते इतने सालों से कांग्रेस और डीएमके के बीच दोस्ती है, और ये दोस्ती अभी इस चुनाव को लेकर नहीं हुई है। जैसे बीजेपी तो अभी अलायंस ढूंढ रही है ना, पहले उसने एडीएमके को ट्राई किया, फिर दोनों फैक्शन को ट्राई किया, पलानीस्वामी को भी ट्राई किया, पनीर सेल्वम को भी ट्राई किया, वो नहीं हो पाया, फिर वो पीएमके के पास गए और छोटी मोटी 1-2 पार्टियाँ और जोड़ी है उन्होंने। पर कांग्रेस और डीएमके की दोस्ती तो बीते 5-7 सालों से चल रही है। यूपीए के दौरान भी साथ में थे, उसके बाद अभी विपक्ष में है तब भी साथ में है, 20 साल हो गया है ना, 20 साल करीब हो रहा है। तो ये वो राजीव गांधी की हत्या से जुड़ा मामला था, उसको भूल के सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज मंच पे शेयर करते हैं स्टालिन के साथ और उनकी बहन कनिमोझी के साथ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये इससे डिफरेंसेस पैदा होंगे, मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी खाई पैदा कर पाएंगे आखिरी 15-20 दिन पहले। ये ज़रूर हो सकता है कि बीजेपी को अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि बीजेपी जैसे आपने कहा ना कि 6-7 चुनाव लड़े, एक बार एक सीट नहीं जीती बीजेपी ने, तो अपनी बात कहने के लिए एक वजह मिल गई है कि हमको सुनो, जब हम कैंपेन में आएंगे तो हमको सुनो, हम तुम्हारे पास तुम्हारे मतलब की बात कहने आए हैं, हम वो बात कहने आए जो तुम्हारे नेता लोग कहते थे। क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु में राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकती। तमिलनाडु की हवा नॉर्थ में भगवान राम की हवा नॉर्थ में चल सकती है, तमिलनाडु में नहीं चलेगी। तमिलनाडु की राजनीति राम के बिल्कुल अगेंस्ट में रही है, उनके लिए राम कुछ और थे। हाँ, वो लोग द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल अलग है। तो बीजेपी ने एक नया मुद्दा ढूंढा है इन चुनावों को लेकर अपनी पैठ बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा होगा बीजेपी को। भले ही सीटों पे ना हो, वोटों में होगा, वोट परसेंटेज में होगा, क्योंकि उसके पास जो उसने अलायंस किया है वो पीएमके जैसे एक दलित पार्टी के साथ किया है, उसका ये अगड़ों की पार्टी है। बीजेपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा, क्यों साउथ में कभी इनरोड्स नहीं बना पाई, क्योंकि मानी गई कि अगड़ों की पार्टी है, ये ब्राह्मणों की पार्टी है, और वहाँ पर द्रविडियन पॉलिटिक्स बिल्कुल उल्टा है, वो ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ी हुई है पूरी वहाँ की जो राजनीति है। ऐसे में ये बात कह के बीजेपी हो सकता है कि जो तमिलनाडु का कोर वोट बैंक है उसको अपना एड्रेस करने की कोशिश करे और कुछ वोट परसेंटेज में उसको फ़ायदा भी हो, ये मेरा मानना है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो
इसी विषय के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि ये जो शो है वो NDTV की वेबसाइट पे पॉडकास्ट के फॉर्म में भी उपलब्ध है, तो आप जब चाहें पॉडकास्ट भी सुनें और वीडियो को और पॉडकास्ट दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।